हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एल्गी का दूसरा मेंबर ऑसिलेटोरिया। इससे पहले वाली वीडियो में हमने नॉस्टॉक पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है इसके सिस्टमैटिक पोजीशन, यानी इसका किंगडम डिवीजन से लेके जीनस तक का क्या ऑर्डर है, क्या क्या नाम है। सबसे पहला है इसका किंगडम, जो हायरार्की में सबसे ऊपर आता है। तो इसका किंगडम है प्रोकैरियोट्स, डिवीजन है साइनोफाइटा, क्लास है साइनोफाइसी, ऑर्डर है नोस्ट्रोकेल्स, फैमिली है ऑसिलेटोरिएसी और जीनस है ऑसिलेटोरिया। ये है इसका सिस्टमैटिक पोजीशन। अब आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला है हैबिटेट, यानी ये रहता कहाँ पर है। ये जनरली फ्रेश वाटर में रहता है। वैसे तो ये हर टाइप के वाटर में मिलता है, लेकिन ज़्यादातर हमें फ्रेश वाटर में रहने को मिलता है। इसके बाद आता है पिगमेंट्स, यानी इसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें होती है जिसकी वजह से इसको कलर मिलता है। तो वो होता है क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन, C5 और C5 एरिथ्रिन। नेक्स्ट है इसमें स्टोरेज फूड, यानी इसमें जो भी एक्स्ट्रा फूड बनता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है। तो ये साइनोफाइटा का मेंबर है, तो साइनोफाइसिन स्टार्च और साइनोफाइसिन प्रोटीन इसका मेन स्टोर्ड फूड होता है। इसकी सेल वॉल बनी होती है पैक्टोज से और म्यूकोपेप्टाइड से। इसका जो थैलस होता है वो फिलामेंटस होता है, यानी इसकी बॉडी धागे की जैसी दिखाई देती है। या फिर हो सकता है कि बहुत सारे फिलामेंट कॉलोनी बना के रहें, एक ग्रुप बना के रहें। कॉलोनी, फिलामेंटस, ये सब क्या होता है, इनकी डिटेल आपको चैनल पे जाके मिल जाएगी। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। इसमें रिप्रोडक्शन ओनली वेजिटेटिव टाइप का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। अब आता है इसका अकरेंस, यानी ये कहाँ कहाँ मिलती है। तो अभी हमने पढ़ा था ये जनरली फ्रेश वाटर में मिलती है। इसके अलावा ये हमें सी वाटर में भी मिलती है। सी वाटर में जो स्पीशीज़ मिलती है वो है ऑसिलेटोरिया लिमोसा, ऑसिलेटोरिया सेलिना, ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा, ऑसिलेटोरिया प्रिंसिपिस, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस। ये सारी स्पीशीज़ हमें सी वाटर में देखने को मिलती है। और ऑसिलेटोरिया प्रिंसिपिस जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की रेस्पिरेटरी कैनाल में भी मिलती है, यानी ये जहाँ भी जिस वाटर बॉडी में रहेगा उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है उनकी रेस्पिरेटरी कैनाल के अंदर भी ये हमें मिलेगा। ये इसकी खास बात है। अगला इसका हैबिटेट है बार्क में, मॉइस्ट सॉइल में, सलाइन वाटर में, हॉट वाटर में। मतलब ये इन जगहों पर भी हमें मिल सकता है। जैसे कि ऑसिलेटोरिया प्रिंसिपिस, ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा, ये हमें मिलते हैं चावल के खेतों में, क्योंकि चावल के खेतों में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा नीड होती है। और ये ऑसिलेटोरिया के पास हेट्रोसिस्ट होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, इसलिए वहाँ मिलते हैं। अगला है ऑसिलेटोरिया ट्यूनिस, ये मिलती है मॉइस्ट सॉइल में। ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका, ये है प्लैंक्टन स्पीशीज़, यानी पानी की सरफेस पे तैरती रहती है। अब है इसका प्लांट बॉडी या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसकी बॉडी हमें कैसे मिलती है। इसका जो थैलस होता है इसको हम ट्राइकोम भी कहते हैं। ट्राइकोम वो होता है एक सिंगल फिलामेंट, ये म्यूसिलेज से कवर रहता है। कभी कभी इसका फिलामेंट एक मोटे से थिक कवरिंग से कवर भी रह सकता है। इस थिक कवरिंग को कहते हैं कैलिप्ट्रा। ये अनब्रांच्ड होता है, फिलामेंटस होता है और कॉलोनी फॉर्म में मिल सकता है, यानी कोई ब्रांचिंग नहीं मिलती। सिंपल एक धागे जैसे स्ट्रक्चर में मिल सकता है या कॉलोनी बनाकर भी रह सकता है। और इसकी जो एपिकल सेल होती है, यानी टिप वाली सेल होती है, वो कर्व्ड भी हो सकती है, पॉइंटेड भी हो सकती है, हेलिकल भी हो सकती है और नैरो भी हो सकती है। ये है इसके टिप वाली सेल। ये है अनब्रांच स्ट्रेट फिलामेंट, यानी इसकी एपिकल सेल बिल्कुल सीधी है, जबकि इस वाले में जो एपिकल सेल है वो मुड़ गई, कर्व्ड एपिकल सेल है। और इसकी जो एपिकल सेल है वो नुकीली सी है, पॉइंटेड है। और इसमें जो एपिकल सेल है वो घूमी हुई है, इस कुंडली जैसी है, हेलिकल स्पाई एपिकल सेल होती है। और इसमें जो बीड्स जैसे दिख रही है पूरी, इसको बोलते हैं बीडेड फिलामेंट। अब आती है इसकी सेल स्ट्रक्चर, यानी इसकी एक सिंगल सेल देखी तो उसकी क्या स्ट्रक्चर होगी। तो अभी जैसे कि हमने पढ़ा था कि इसकी चारों तरफ म्यूकस का कवर मिलता है, तो इस पे सेल मेम्ब्रेन मिलती है, सेल वॉल मिलती है और उसके बाहर हमें म्यूकस की कवरिंग देखने को मिलती है। इसकी जो वॉल होती है वो 3 लेयर्स में डिवाइड होती है। सबसे बाहर वाली को कहते हैं आउटर लेयर, बीच वाली को मिडिल लेयर और जो सबसे अंदर प्रेजेंट होगी उसको कहेंगे इनर लेयर। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसकी थिकनेस होती है 90 एंगस्ट्रॉम और ये पेक्टोज की बनी होती है। मिडिल लेयर की थिकनेस होती है 160 एंगस्ट्रॉम और इनर लेयर की थिकनिंग सबसे ज़्यादा होती है 2000 एंगस्ट्रॉम। और इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में, ताकि
ट्रांसपोर्ट हो सके। और इन पोर्स का डायामीटर होता है 700 एंगस्ट्रॉम और ये लेयर बनी होती है म्यूकोपेप्टाइड की। सेल वॉल के अंदर मिलता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो साइटोप्लाज्म को सराउंड करके रखती है और इसके दो पार्ट होते हैं साइटोप्लाज्म के। जो बाहर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं पेरीफेरल क्रोमोप्लाज्म। पेरीफेरल मतलब जो इसके पेरीफेरी पे मिलता है, और क्रोमोप्लाज्म इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कलर होता है, क्योंकि इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और जो बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसका जो थैलस होता है वो प्रोकैरियोटिक टाइप का होता है, यानी इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होंगे और इसमें 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है। अब इसमें डीएनए जो मिलता है वो सेंट्रोप्लाज्म में हमें देखने को मिलता है। इसका रिजर्व फूड मटेरियल है फैट ग्लोब्यूल, साइनोफाइसिन स्टार्च, ऑयल ड्रॉपलेट और साइनोफाइसिन प्रोटीन। ऑसिलेटोरिया की कुछ स्पीशीज़ में हमें गैस वैक्यूल भी देखने को मिलती है। गैस वैक्यूल को स्टीरियो वैक्यूल भी कहा जाता है क्योंकि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इस गैस वैक्यूल की वजह से इसको बायोन्सी मिलती है, मतलब ये हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से ये पानी पे इजीली तैर पाता है। ये है इसकी एक सेल की स्ट्रक्चर। सबसे बाहर जो कवरिंग प्रेजेंट है उसको बोलते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। उसके अंदर प्रेजेंट होती है सेल वॉल और सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन, और इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा सेल का मटेरियल होता है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। और ये जो लंबी लंबी सी स्ट्रक्चर दिख रही है ये है फोटोसिंथेटिक लैमेला, जिसके थ्रू इसमें फोटोसिंथेसिस होता है। और ये जो पॉलीहेड्रल सी स्ट्रक्चर है उसको कहते हैं पॉलीहेड्रल बॉडी। तो इसकी एक सिंगल सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। अब आती है इसकी ग्रोथ। ऑसिलेटोरिया में जो ग्रोथ होती है वो ट्रांसवर्स डिवीजन के थ्रू होती है, लेकिन इसमें डिवीजन कभी भी एपिकल सेल में नहीं होता। एपिकल सेल यानी सबसे टिप वाली सेल, उस टिप वाली सेल को छोड़कर बाकी नीचे की जितनी भी सेल है उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है और इसकी वजह से इसकी फिलामेंट की ग्रोथ होती है, इसकी लेंथ इंक्रीज होती है। तो इसमें सिंपल से प्रिमिटिव टाइप की ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अब आता है इसमें मूवमेंट किस किस टाइप का होता है। इसका जो मूवमेंट होता है वो इंड्यूस्ड हो सकता है या स्पॉन्टेनियस हो सकता है। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से मूवमेंट करे, और ये रिदमिक होता है। और इंड्यूस्ड मूवमेंट होता है जो किसी की वजह से होता है, जैसे कि टेम्परेचर की वजह से या लाइट की वजह से। इसकी वजह से अगर इसको मूव करना पड़े तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड मूवमेंट। अब इसमें जो मोशन है वो 3-4 तरीके के होते हैं। सबसे पहला है इसमें ऑसिलेटोरी मोशन। ऑसिलेटोरी मतलब ऑसिलेशन, यानी एक बार जैसे घड़ी की सुई घूमती है लेफ्ट राइट, उसी टाइप से ये भी मोशन करता है। अब क्योंकि इसमें ऑसिलेटोरिया मोशन मिलता है इसलिए इसका नाम है ऑसिलेटोरिया, यहीं से इसका नाम ऑसिलेटोरिया पड़ा। ये देखिए यहाँ पे ये राइट और लेफ्ट साइड घड़ी की तरह ये इधर उधर मूव करता है। और इस स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसका जो फ्रंट वाला पार्ट होता है यानी आगे वाला पार्ट होता है फिलामेंट का, वो बेस से इंडिपेंडेंट रहता है। यानी पीछे वाला पार्ट ऐसे ज़मीन पे बेस पे रहता है और फिर आगे वाला पार्ट ऐसे 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 मूव करता रहता है। इसको बोलते हैं ऑसिलेशन मूवमेंट। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग मूवमेंट या फिर एक्सियल मूवमेंट। इसमें जो मूवमेंट होता है वो एक्सिस के अलोंग मूवमेंट होता है, आगे पीछे यानी आगे पीछे इस तरीके से इसमें मूवमेंट होता है। अगला होता है इसमें रिवॉल्यूशन मूवमेंट, यानी ये गोल गोल घूमता है। इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है यानी टिप वाला पार्ट होता है वो इस तरीके से सर्क्यूलर पाथ पे घूमता है और इसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन मूवमेंट। ये क्लॉकवाइज भी घूम सकता है इस तरीके से, क्लॉकवाइज मतलब ये इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है और एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये इस डायरेक्शन में भी घूम सकता है। तो ये राइट और लेफ्ट दोनों डायरेक्शन में घूम सकता है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग और बेंडिंग मूवमेंट। ऑसिलेशन के एंड में जब ऑसिलेटोरिया मूव करता है तो उसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो फटाफट से बेंड हो जाता है। इस टाइप को मूवमेंट को हम कहते हैं बेंडिंग मोशन, यानी मुड़ जाता है, वो बेंड हो जाता है, इसलिए इसका नाम है बेंडिंग मूवमेंट। अब आती है इसकी मैकेनिज्म कि ये मूवमेंट कैसे करता है। तो इसकी जो मैकेनिज़्म है वो 3-4 अलग अलग इसके लिए थ्योरीज़ हैं, लेकिन जो सबसे 2 थ्योरी सबसे ज़्यादा मानी गई है साइंटिस्ट के थ्रू वो ये है। पहली थ्योरी क्या है, पहली थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये है कि म्यूसिलेज जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, वाटर एब्जॉर्ब करके वो फूल जाता है और उसके बाद वो मूव करता है।
और उसके बाद जब वो वाटर सिक्रीट करता है तो वो दूसरा मूवमेंट करता है, यानी वाटर रिसीव करता है, वाटर बाहर निकालता है, इसकी वजह से उसमें मूवमेंट होता है। म्यूकस जो है वो अपवर्ड फ्लो होता है और डाउनवर्ड फ्लो होता है म्यूकस की सरफेस पर। इसकी वजह से वो अपोजिट डायरेक्शन करता है, मतलब अगर म्यूकस अपवर्ड पे फ्लो हो रहा है तो वो बैकवर्ड चलेगा, और म्यूकस डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है तो वो अपवर्ड चलेगा, यानी म्यूकस के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है। ये तो है इसका पहला अजम्पशन कि ऐसे मूव कर सकता है। दूसरा जो है जिसको ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं वो ये है कि जो ऑसिलेटोरिया का टर्मिनल पार्ट होता है उसमें कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन होता है और एक्सपेंशन होता है। ये सब ऑस्मोसिस की वजह से होता है, मतलब पानी आता है बाहर जाता है, इसकी वजह से उसमें लगातार कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन चलता रहता है प्रोटोप्लाज्म में। इसकी वजह से उससे मूवमेंट होता है, यानी वाटर आया वाटर बाहर गया, इस वजह से वो सेल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पा रही है। नेक्स्ट हेडिंग है क्रोमेटिक एडेप्टेशन, यानी इसमें कलर कैसे कैसे हो सकते हैं। एल्गी की जो बॉडी होती है वो पानी में रहती है, तो पानी में अलग अलग गहराइयों में ये सनलाइट के डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करके अलग अलग कलर दिखाती है। यानी अगर ये 100 मीटर की हाइट पे है तो अलग कलर दिखाएगी, 500 मीटर की हाइट पे है तो अलग कलर दिखाएगी, इसी तरह से ये अलग अलग लेंथ में अलग अलग कलर दिखा रही है। इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं गैडुको फिनोमिना। जैसे कि अगर ग्रीन दिखाएगी ये कलर अगर रेड लाइट आ रही है, और अगर ग्रीन लाइट आ रही है तो ये रेड कलर दिखाएगी, ब्लू लाइट आ रही है तो ये ब्राउन येलो कलर दिखाएगी, ब्लू ग्रीन लाइट आ रही है तो ये येलो कलर दिखाएगी, येलो लाइट आ रही है तो ये ब्लू कलर दिखाएगी। तो ये सारे इफेक्ट ये दिखा सकती है डिफरेंट डिफरेंट गहराइयों पे, इसको बोलते हैं गैडुको फिनोमिना। नेक्स्ट आता है इसमें रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इसमें केवल और केवल वेजिटेटिव टाइप का मिलता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल एब्सेंट होते हैं। वेजिटेटिव में भी सबसे पहला टाइप है इसमें फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो फिलामेंट होता है वो टूट जाता है। अब वो किसी भी वजह से टूट सकता है, हो सकता है कि वाटर की स्ट्रॉन्ग वेव आ गई हो उसकी वजह से टूट गया हो, या फिर हो सकता है कोई डेड सेल हो गई हो बीच में और फिर दो फिलामेंट अलग हो गए हों, दो टुकड़े हो गए हों, या फिर हो सकता है किसी कोई एक्वेटिक एनिमल है उसने कुचल दिया, इसकी वजह से वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो इन सब वजह से वो टूट सकता है, और टूटने के बाद जो हर टुकड़ा होता है उसका उसको वो जाके नया एल्गी बना लेता है, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट टाइप है इसका हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में भी काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम शॉर्ट में समझेंगे। इसमें क्या होता है, कोई सेल डेड हो जाती है या फिर हेट्रोसिस्ट के पास वाली सेल होती है तो वहाँ से उसकी कॉन्वेक्स शेप बन जाती है। तो दो कॉन्वेक्स शेप जब बन जाती है तो वो एक हॉर्मोगोन का फॉर्मेशन करता है। ये हॉर्मोगोन पेरेंट प्लांट से अलग हो जाता है और सेपरेट होके ये डिवीजन करके नई एल्गी बना लेता है। तो इसमें जो हॉर्मोगोन्स है वो दो तरीके से बन सकते हैं, एक है नेक्रीडियम के थ्रू और एक है म्यूसिलेज डिस्क के थ्रू। सबसे पहला है नेक्रीडियम। नेक्रीडियम में क्या होता है कि किसी भी वजह से कोई सेल डेड हो गई फिलामेंट की, और उसकी वजह से वहाँ पे प्रेशर लगा सराउंडिंग का, क्योंकि वो सेल डेड होने के बाद सिंक हो जाएगी अंदर की तरफ और बाइकॉनकेव बन जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म है वो म्यूकस में कन्वर्ट हो जाएगा और जो डेड सेल है वो सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। और वो जो ट्राइकोम है उसको दो पार्ट में अलग अलग कर देगी, क्योंकि बीच की एक सेल, जैसे कि इसको एक डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि ऑसिलेटोरिया का फिलामेंट था, ये वाली सेल डेड हो गई। डेड होने के बाद इसके अंदर से म्यूकस सिक्रीट होगा इसका साइटोप्लाज्म, और ये बन जाएगी बाइकॉनकेव। तो ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा और ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो जाएगा, और इनके चारों तरफ ये म्यूकस आ जाएगा। और ये हर जो सेगमेंट है इसको बोलेंगे हार्मोन, और ये हार्मोगोन आगे जाकर नया फिलामेंट बनाएगा। ये जो बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर बनी है इनको बोलते हैं सेपरेशन डिस्क, क्योंकि यही है जो दो इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। और जब ये म्यूकस वाटर एब्जॉर्ब करके फूल जाता है तो इसका जो फिलामेंट है वो ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होके ये नया प्लांट ग्रो कर देंगे। नेक्स्ट है म्यूसिलेज डिस्क। तो इसमें क्या होता है कि म्यूकस सिक्रीट होता है, जैसे कि कोई भी दो सेल्स है उनके बीच में म्यूकस सिक्रीट होने लग गया, तो इस म्यूकस के सिक्रीट होने की वजह से वो दो पोर्शन सेपरेट हो जाते हैं, यानी फिलामेंट दो टुकड़ों में बट जाता है और हार्मोगोन्स बना लेता है। ये हार्मोगोन्स फिर तैरते रहते हैं वाटर में और बहुत दूर तक तैर के चले जाते हैं।
और जहाँ भी इनको सही लगता है वहाँ पर ये डिवीजन करते हैं और डिवीजन करने के बाद ये नया फिलामेंट बना लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें दो टाइप का रिप्रोडक्शन मिलता है वेजिटेटिव टाइप का, फ्रेगमेंटेशन और हॉर्मोगोनिया। अब आती है इसकी लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब कैसे इसकी लाइफ स्टार्ट हुई और उसके बाद कैसे इसने नई प्रोजेनी बना के खुद की लाइफ ख़त्म करी। तो इसमें ट्रू अल्टरेशन ऑफ जनरेशन तो नहीं मिलता है क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो इसकी अगर हमें लाइफ साइकिल बनानी है तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे ऑसिलेटोरिया है, इसमें फ्रेगमेंटेशन हुआ, बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया और उसने नया ऑसिलेटोरिया बना लिया। या फिर क्या हो सकता है कि मदर सेल है उससे हॉर्मोगोनिया बना और हॉर्मोगोनिया ने आगे जाके ऑसिलेटोरिया बना लिया। या फिर ऑसिलेटोरिया ने इंटरसेलुलर म्यूकस सिक्रीट हुआ, म्यूकस की वजह से दो पार्ट अलग हो गए जो हॉर्मोगोनिया में कन्वर्ट हो गए और हॉर्मोगोनिया ने नई एल्गी बना ली। इस तरीके से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। ये था पूरा ऑसिलेटोरियम। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।